सब्सक्राइब हॉन्टेड डायरीज। मैंने दादी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और इस बार मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि उनकी मुस्कान और जिस तरह से दादी की उंगलियों ने उस समय मेरे हाथ को पकड़ा था, मुझे ऐसा लगा जैसे दादी मुस्कुरा रही हों। यह मुस्कान उनके चेहरे पर जमी हुई थी। मैंने उसके हाथ को प्यार से चूमा और बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, ठीक है दादी, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे बेटे का खून हूँ और मैंने दादा अबू यानी रियाज हुसैन साहब से जो सीखा है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। यदि आप मुझे सलाह दें तो मैं सुमन आरा बेगम को यहाँ ले आऊँ। एक दिन मैं ऐसा कर रहा रहूँगा और मुझे आपकी पोती से प्यार हो रहा है और मेरे प्यार को सफल बनाना आपका काम है। मैंने फिर से दादी के चेहरे की ओर देखा। उसकी बहुत तेज मुस्कान थी। उसने अपनी आंखें नहीं खोली और कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसकी मुस्कान में सब कुछ था। मैं बहुत देर तक उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा और फिर मैंने फिर से उसके हाथ को प्यार से चूमा और बाहर आ गया। दादी से मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई और मुझे उनका रिएक्शन भी पता चला। लेकिन दादी इस हालत से क्यों पीड़ित हैं और उनकी भूमिका क्या है, इसकी कोई समझ नहीं थी। मैंने उन्हें चलते फिरते देखा है और कई बार उन्हें अपने बिस्तर से गायब पाया है। अगले दिन हमेशा की तरह मैंने कैसर खान के साथ चाय पी। वह मुर्शिद के बारे में बात करता रहा। मुर्शिद का जिक्र किया था। उस दिन के बाद मुर्शिद कैसर खान मेरे सपनों में नहीं आया। वे ताबीज भी व्यर्थ गए और मैंने उनका कार्य देखा था। हम इसके बारे में बात करते थे लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। उसी दिन करीब 11 बजे सरफराज भाई बहुत सुंदर सूट पहने बाहर आए और बोले, साहब कहीं गए हो? नहीं सरफराज भाई, कहीं जा रहे हो क्या? सरफराज भाई रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए और हाँ कह दिया। हेलो सर, इस मुस्कान में कुछ तो अजीब है। मैंने कहा था, ताई जान के घर जा रहे हैं। तुम क्यों जा रहे हो? मैंने पूछा तो उसने कहा कि दिल चाहता है ऐसे ही मिलूं। सरफराज भाई ने कहा, मैं कार ले रहा हूँ, जरूरत हो तो ताया अबू की कार ले लो। मैंने कहा नहीं, आप लीजिए सर। अल्लाह हाफिज। सरफराज भाई ने मुझे बीच में ही टोका और बाहर चले गए। मैंने आश्चर्य से अपना सिर खुजलाया। इस बात से मामा और दानिया को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सरफराज भाई ने उन्हें बताया था कि अब परिवार के ये दो अहम सदस्य मिल चुके हैं, इसलिए अपनी जमीन जायदाद का कुछ करना होगा। मुझे पता चला है कि सरफराज भाई ने मम्मा वगैरह को कुछ नहीं बताया और घर में ऐसा करना बेकार ही होता। हमें ताया अबू पर पूरा भरोसा था, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने तक ही रखना बेहतर होता है। सरफराज भाई दिन भर गायब रहे। मैं घर पर सुल्ताना, हीरा और दानिया से बातें कर रहा था। शाम को दानिया ने कहा कि कहीं अच्छी जगह जाकर आइसक्रीम खा लो, तो हम कैसर खान के साथ गए। मैं गाड़ी चलाने के मूड में नहीं था, जबकि सुल्ताना ने खुद ड्राइव करने की पेशकश की, लेकिन मैंने माफ़ी मांगी और कहा कि सुल्ताना, मुझे पुरुषों की उपस्थिति में महिलाओं को ड्राइव करना पसंद नहीं है। हमने एक अच्छी जगह से आइसक्रीम खाई और फिर एक खूबसूरत पार्क में लंबी सैर की। रात का खाना घर पर ही खाना था क्योंकि इस संबंध में अनुमति नहीं ली गई थी। हीरा और सुल्ताना बहुत ही सीमित जीवन जी रहे थे। ताया अबू ने उन्हें ज़्यादा आज़ादी नहीं दी थी। जब हम घर पहुंचे तो हमारी कार खड़ी थी। इसका मतलब था कि सरफराज भाई आ गए थे। सरफराज भाई मामा के कमरे में बैठकर मामा से बातें कर रहे थे। वह बेहद खुश नजर आ रहे थे। वैसे भी खाना खाने के बाद कुछ देर मामा के कमरे में बैठे। मेरे मन में कौतूहल था और मैं सोच रहा था कि सरफराज भाई से इस बारे में जानकारी हासिल करूं कि पैगंबर कहाँ कहाँ गए थे। ये सवाल मैंने मामा के सामने नहीं पूछा, लेकिन जब मैं रात को अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने सरफराज भाई से पूछा, हाँ सरफराज भाई, जिस तरह से आप सुबह देख रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि आपको पकड़कर पूछूं, बड़े भाई बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने तुमसे जीवन के बारे में कुछ भी नहीं छुपाया है। दरअसल मुझे पापा के कातिल की तलाश है। मैंने कहा, इतने सुंदर वस्त्र पहनकर शत्रु को कैसे ढूंढ रहे हो? शाहब नादिर खान ने जो कुछ खुलासा किया है और जो संदर्भ दिए हैं और जो संदर्भ हमें ताई के बारे में मिलते हैं, उन्हें देखें। उनसे मेरे मन में थोड़ी शंका पैदा हुई कि पापा की मौत में ताई का कोई हाथ नहीं है।
मैं उन सबूतों के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमें मिले हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम ताई के घर एक खूबसूरत ड्रेस में चली गई। ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। यार, मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा मजाक मत बनाओ। सरफराज भाई ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, क्या आप मुझे आपका मजाक उड़ाने का मौका देना चाहते हैं? प्लीज़ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आपको अंदाजा हो गया होगा कि जैसे बड़े बड़े जादूगरों की जान तोते में होती है, वैसे ही ताई की जिंदगी सायरा में होती है। हाँ, आगे बढ़ो। और मैं ताई की राह आसान करने के लिए सायरा को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता हूँ। शपथ लेकर एक बात बताओगे? तुम जो कुछ पूछना चाहते हो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन भगवान के द्वारा बिल्कुल नहीं। अरे वाह, दिल की गहराइयों को भेदने की क्षमता तो आप में है। मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आपके दिल में सायरा के लिए प्यार नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। भाई ने कहा कि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों ने कुछ वक्त साथ बिताया है। हाँ, मैंने आपको जवाब दिया। मेरे सवाल का तुरंत जवाब न देने का मतलब था कि उसके दिमाग में कुछ था जिसने उसे एक पल के लिए चुप करा दिया। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, ताई का व्यक्तित्व निश्चय ही रहस्यमयी है। उनके पास कुछ है, क्योंकि शब्द लोगों की जुबान पर तभी आता है जब उसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए। एक दिन मैं अचानक उनके कमरे में चला गया। हालांकि इस दिशा में जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। मैंने ये कदम जानबूझकर उठाया है। ज्यादा से ज्यादा मैंने यही सोचा कि ताई मुझे डांटेंगी। वैसे उनका मेरे प्रति रवैया जरूरत से थोड़ा बेहतर चल रहा है। उस समय मैंने देखा कि वह शरीर पर एक ढीला पीला लबादा ओढ़े कमरे के बीचों बीच बैठी है और उसके सामने दो काले सांप लिपटे हुए हैं। ताई की आंखें बंद थी, लेकिन वो अपने होठों के बीच से कुछ पढ़ रही थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। इन सांपों को देखकर मैं एक पल के लिए डर गया। पहले तो मेरा मन चिल्लाकर ताई को इन सांपों की उपस्थिति की खबर देने को हुआ, लेकिन जिस तरह से सांप बैठे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के सामने सिर झुका रहा हो। लेकिन फिर अचानक ताई ने अपनी आंखें खोली और मुझे देखा, और पहले उसने दोनों सांपों को मारा। उसने उनके हाथों को अपनी मुट्ठी में ले लिया और उन्हें अपनी पीठ की ओर कर लिया। वो चिंतित निगाहों से मुझे देख रही थी तो मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। क्या हुआ ताई जान? ताई की आंखें जल रही थीं। वे मुझे ऐसी रक्तरंजित आंखों से देख रहे थे मानो वे मुझे मारने जा रहे हों, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उन्होंने दोनों सांपों के दांतों को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था, लेकिन सांप इतने बड़े थे कि उनके सिर छिपे हुए थे, लेकिन बाकी शरीर दिखाई दे रहा था। फिर वह धीरे धीरे ताई के पीछे पीछे हट गया और कुछ पलों के बाद वह उठ खड़ी हुई और अपनी उंगली से इशारा किया। बेटा, तुम बाहरी दुनिया से आए और वहीं पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। पता नहीं वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, लेकिन किसी के कमरे में घुसते ही दस्तक दे देते हैं। मैंने गलती की, मुझे क्षमा करें।